बच्चे को जिंदगी में हर तरह की खुशी मिले, उन्हें आप हर तरह के ऐशो आराम दे पाएं, ये सपना हर माता पिता का होता है। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है सही प्लानिंग। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर शादी, माता पिता अपनी जिंदगी के इस गोल के लिए बड़ी मेहनत से पूंजी जुटाते हैं, लेकिन आपकी ये मेहनत की कमाई कैसे सही प्लानिंग से आपके बच्चों के भविष्य के काम आए। आज बाल दिवस के खास मौके पर योर मनी के जरिए हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है हेमंत। तो यहाँ पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल हेमंत आपसे यही होगा कि बच्चों की भविष्य की प्लानिंग फाइनेंशियल गोल में सबसे अहम होती है, लेकिन कई बार इसकी प्लानिंग करने में माता पिता थोड़े से लेट हो जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि वो तवज्जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई जब वो अवधि पूरी होने आती है तब उनको लगता है कि नहीं, अब हमें पैसों की जरूरत है, अब हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो अगर एज अ गोल इसको समझना चाहें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनकी शादी कितना जरूरी है और किस तरह से इसकी प्लानिंग कितनी जल्दी शुरू करनी चाहिए? देखिए कविता, जैसे आपने कहा, हर पेरेंट की एक सपना होता है कि अपने बच्चों के लिए हम उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकें। जब हम फ्यूचर सिक्योर करने की बात करते हैं उसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकें, उनकी शादी के लिए जो उनको पैसा लगे वो उनके पास होना चाहिए, और वो चाहते हैं कि उनके जाने से पहले वो इतने वेल्थ क्रिएट करें कि बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। बिल्कुल। अगर हम एजुकेशन से शुरुआत करें, एजुकेशन हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए वो एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाती है ताकि आगे आने वाले समय में उनको लाइफ में जो भी अचीव करना है वो कर सके। और यही एक कारण है कि बढ़ती हुई कॉस्ट के बावजूद पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन जो है अपने बच्चों को दें। वही हाल बच्चों की मैरिज की प्लानिंग का है। हम जानते हैं कि जितने दोनों गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं और वहां पे भी हमको एक बड़े अमाउंट की जरूरत है। तो ये तो है एज ए पेरेंट आपकी एस्पिरेशंस। उसको पूरा कैसे करेंगे? उसको पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और सही तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ब्रॉडली तीन कारण है कि पेरेंट्स को चिल्ड्रन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। एक तो जो गोल्स हैं बच्चों के रिलेटेड गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के गोल हैं और हर एक गोल में आपको बड़ा अमाउंट चाहिए। दूसरा, बढ़ती हुई कॉस्ट, इन्फ्लेशन की वजह से इनकी लागत जो है बढ़ती जाएगी। तीसरा, ये ऐसे गोल्स हैं आप किसी भी हालत में एज ए पेरेंट उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे। तो आई थिंक इन तीनों कारणों के लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स जो है वो चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए जो भी गोल्स उनके पास हैं उनके लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग करें। गोल सेटिंग में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, ये तो हमने मान लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट ये गोल है। बिल्कुल। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गोल है इसलिए पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो वो करते हैं उसका एक हिस्सा होना चाहिए। वहां पे जैसा हम जानते हैं कि वहां पे हम गोल डिफाइन करते हैं। गोल तो हमने डिफाइन कर लिया कि बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए पैसा चाहिए। उसके बाद एक प्रोसेस होता है आपका कि आप अपना एक टाइम होराइजन देख लीजिए। अब अगर यहां पे हम बात करें, हम ये मान के चलें कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए अगर हमको पैसा चाहिए तो मान लीजिए 18 साल की उम्र में बच्चों को पैसा चाहिए। तो जिस एज में आप शुरुआत कर रहे हैं तब से और 18 साल में कितना समय बचा है वो आपका टाइम होराइजन है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 18 साल के बाद इमीडिएटली आपको पैसा नहीं लगेगा, 3 से 5 साल में पैसा लगेगा। तो सारा पैसा जो है आप एक साथ जरूरत आपको वहां पे निकालने की कविता उनको नहीं पड़ेगी। उसके बाद होता है आपको गोल सेट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट गोल है, इसके लिए बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है। और जो एक गोल 15-20 साल के बाद आपको पूरा करना है, जाहिर सी बात है हमेशा ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन को इसमें कंसीडर कीजिए। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर पेरेंट्स अपना प्लान करना चाहते हैं और जिस तरह की एजुकेशन देना चाहते हैं उसकी कॉस्ट अगर 15 लाख रुपए अगर आज है, 18 साल के बाद जब उनको पैसा लगेगा 8% अगर हम इन्फ्लेशन मान के चलें तो उनको 60 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 15 लाख से प्लानिंग करेंगे तो बहुत बड़ा गैप आपको आगे जाके मिलने वाला है। दूसरा, इसके बाद आपको डिसाइड करना किस तरह की आपको एसेट एलोकेशन चाहिए, क्योंकि बड़ा अमाउंट जनरेट करना है, लंबा समय है। ऐसी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। ट्रेडिशनल ऑप्शंस जो है एफडीज वगैरह में आप इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पाओगे। यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि पीपीएफ का एक डेफिनेटली रोल हो सकता है, क्योंकि यहां पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है प्रोसेस को शुरू करने से पहले। तो टैक्स फ्री को थोड़ा सा यहाँ पे इलैबोरेट करते हैं। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं बच्चों के निवेश के लिए, बच्चों के भविष्य के निवेश के लिए? देखिए, एक तो जैसा मैंने कहा, अगर आप पीपीएफ में डालते हैं तो वहां पे आपको एटीसी में आपको डेफिनेटली टैक्स एग्जम्पशन मिलता ही है। कुछ इंश्योरेंस प्लान है चिल्ड्रन की जो होती हैं, वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी आपको टैक्स सेविंग मिलेगी।
چلیے، تو یہاں پہ تو ہم نے بات کر لی کہ بچوں کی پڑھائی لکھائی، بچوں کی شادی کتنا اہم گول ہے، لیکن اس گول کو کس طرح سے ڈیفائن کریں، مطلب ایسٹ ایلوکیشن یہاں پہ کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح کے میوچل فنڈز میں نویش کرنا چاہیے، کس طرح کی انشورنس بچوں کے لیے لینی چاہیے، ان سب پر کریں گے چرچا اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج یور منی میں ہم کر رہے ہیں بچوں کے بھوشیہ کے لیے پلاننگ، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہیمنت رستگی۔ ہیمنت، بریک پر جانے سے پہلے تو ہم نے چرچا کر لی کہ بچوں کی پڑھائی لکھائی شادی کتنا اہم گول ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں انشورنس کی۔ بچوں کے انشورنس کے لیے کس طرح کی رننیتی اپنانی چاہیے، کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے انشورنس لینا؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ انشورنس کی ضرورت کیا ہے۔ انشورنس ایک رسک کور کا میکینزم ہے۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اگر مان لیجیے ان کو کچھ ہو جائے، جو ارننگ پیرنٹ جو ہیں فیملی میں، اگر کچھ ہو جائے ان کو، تو جو بھی ان کے ڈریمز ہیں بچوں کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہوں چاہے میرج کے ہوں، وہ کسی طرح سے پورے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے انشورنس بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر انشورنس کمپنی کے پاس طرح طرح کے چلڈرن پلان رہتے ہیں۔ بیسکلی یہ جو پلانز ہیں یہ گول اورینٹڈ پلانز ہیں، مطلب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اگر بچوں کے لیے پلاننگ کر رہے ہو تو یہ آپ پلان لے سکتے ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا یہ گول اورینٹڈ پلانز ہیں، اور ایک اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو ملٹی سٹیج میں پیسہ ملتا ہے، یعنی جیسے آپ بچہ اسکول سے اگر کالج میں گیا تب آپ کو پیسے کی ضرورت تب ملے گا، آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے چاہیے تو ملے گا، میرج کے لیے چاہیے تو ملے گا۔ تو آپ جو ڈفرنٹ گولز ہیں، جو ڈفرنٹ سٹیجز ہیں لائف کی، اس کے حساب سے آپ پیسہ لے سکتے ہو۔ یہاں تک تو یہ جہاں تک ان کی جو اچھائیوں کے سوال ہے، پرابلم ان چلڈرن پلان میں یہ ہے کہ یہ یونٹ لائک انشورنس پلان کی طرح ہوتی ہے، یہ انویسٹمنٹ کم انشورنس ہے۔ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، نہ تو یہ آپ کو صحیح طریقے کا رسک کور دیتے ہیں، نہ ہی وہ فلیکسیبل ہے، نہ ہی اس طرح کی ریٹرن جو آپ کو ملنی چاہیے وہ ملتی ہے، کاسٹ بھی زیادہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چلڈرن پلان ہے، حالانکہ ہم کافی اس سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے پلان ہے، کیونکہ وہ بیچے شاید اس طرح سے جاتے ہیں، چائلڈ پلان کے نام سے وہ بیچے جاتے ہیں، جہاں پہ بچے کے بھوشیہ کو سیکیور کرنے کی گارنٹی ایک طرح سے دی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو انشورنس میں انویسٹمنٹ جیسا ہی ہوا، جیسے کہ آپ نے خود کہا۔ لیکن اگر کسی کو میوچل فنڈ کے ذریعے بچوں کے بھوشیہ کے لیے کچھ نویش کرنا ہو، کچھ پونجی جٹانی ہو، تو کس طرح سے جایا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جیسے ہم نے بات کر رہے تھے انشورنس کی، انشورنس تو بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ چلڈرن پلان اگر آپ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سوٹیبل نہیں ہے یا آپ کو جو آبجیکٹو ہے وہ پورا نہیں کر رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایز اے پیرنٹ آپ کو ٹرم پلان لینا ہے، کیونکہ ٹرم پلان ہم نے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بہت ہی چیپر رہتا ہے کمپیئر ٹو ادر انشورنس۔ جتنا آپ کو رسک کور چاہیے اتنا آپ کو ملے گا۔ تو اس سے وہاں جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کوانٹم آف انشورنس، تو ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ آپ کی جو اینوئل انکم ہے وہ دیکھ لیجیے، آپ کی جو لائبلٹیز ہیں، جو آپ کی جو ایسپریشنز ہیں، ان کو ایڈ کر کے ہی آپ کوانٹم ڈیسائیڈ کیجیے۔ تو ایک طرف آپ نے اپنے آپ کو وہ رسک کور کر لیا۔ اس کے بعد جو انویسٹمنٹ ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں انشورنس اور انویسٹمنٹ کو الگ رکھیے۔ انویسٹمنٹ کے لیے کیا آپشنس ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو بھی انویسٹمنٹ آپشن آپ دیکھیں، سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہے جتنا جلدی ہو سکے اپنا انویسٹمنٹ پروسیس شروع کیجیے، کیونکہ جتنا لمبا سمے اپنے پیسے کو آپ گرو کرنے کے لیے دیں گے اتنا ہی آپ کو پاور آف کمپاؤنڈنگ کا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ کو ایسی آپشن دیکھنی ہے جو فلیکسیبل ہوں، جو ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور جہاں پہ ٹیکس ایفیشنسی ہو، کیونکہ ٹیکس ایفیشنسی لانگ ٹرم گولز میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ٹریڈیشنل آپشنز میں آپ کتنا بھی اچھا ریٹرن ملیں، اگر آپ 30% ٹیکس دے دیں گے یا 20% ٹیکس دے دیں گے تو آپ کا پوسٹ ٹیکس ریٹرن جو ہے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو ایسی انویسٹمنٹ آپشن دیکھنی ہے جہاں پہ آپ کو ٹیکس ایفیشنسی مل سکے۔ میوچل فنڈ کے اندر بہت ساری آپشنز ہیں۔ ایک تو آپ ہر ڈفرنٹ ایسٹ کلاسز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ گولڈ میں کرنا چاہیں یا اکویٹی میں کرنا چاہیں یا ڈیٹ میں کرنا چاہیں۔ دوسرا، جو انویسٹر چھوٹی چھوٹی رقم سے ایک بڑی رقم بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اکویٹی ہو یا ڈیٹ کے تھرو، وہاں پہ SIP کے دوارا آپ انویسٹ کر سکتے ہو۔ انفیکٹ اس کے علاوہ بھی ایک آپشن میوچل فنڈ دیتے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ چائلڈ پلان رہتی ہیں۔ یہ بیسکلی ہائبرڈ فنڈز ہیں، یعنی اس میں اکویٹی اورینٹڈ ہائبرڈ ہے جہاں پہ اکویٹی میں زیادہ پیسہ اور ڈیٹ میں کم رہتا ہے، اور ڈیٹ اورینٹڈ ہائبرڈ فنڈز بھی ہیں جہاں پہ ڈیٹ میں زیادہ اور اکویٹی میں کم رہتا ہے۔ پرابلم یہاں پہ صرف یہ ہے کویتا کہ یہاں پہ آپشنز بہت کم ہیں اور ایک یا دو پلان اچھی ہیں جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے میوچل فنڈ میں ایسٹ الوکیشن ڈیسائیڈ کر کے اگر آپ صحیح طریقے سے ڈائیورسفائڈ فنڈ چنیں، اور دوسری طرف آپ ایک ٹرم پلان لے لیں تاکہ آپ کا رسک کور بھی ہو جائے اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ریٹرن مل جائے، تو آپ اپنے گول کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہیمن، بچوں کی عمر کے حساب سے آپ کی پلاننگ میں تھوڑے بدلاؤ بھی ہونے چاہیے؟ جیسے کہ بچہ اگر 5 سال کا ہوا تو تھوڑا سا اکویٹی میں آپ بولش ہو سکتے ہیں، جیسے 6 سے 12 کے بیچ کی عمر ہوئی تو آپ کا پورٹ فولیو میں کسی طرح کا بدلاؤ ضروری ہوتا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ انفیکٹ ایسٹ الوکیشن جو ہے ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو 90% آپ کی سکسیس ہے وہ ایسٹ الوکیشن سے آئے گی، 10% آپ کے آپشن سے آئے گی۔ تو جیسے میں نے کہا جتنا جلدی ہو سکے آپ سٹارٹ کیجئے۔ تو ایک ایج گروپ پکڑ لیتے ہیں آپ 0 سے برتھ سے 5 سال۔
उस स्टेज में अगर आप कर रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन अगर 18 साल में आपको चाहिए तो 13 से 18 साल है, मतलब वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो है इक्विटी में ज्यादा हो सकता है। फिर है मान लीजिए 6 से 12, आपका जो टाइम होराइजन बचा वो 6 से 12 साल का है। यहाँ पे इक्विटी के साथ साथ मुझे लगता है अगर आप बैलेंस फंड ले लें, क्योंकि डेट भी आपको चाहिए, थोड़ा सा गोल्ड भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद जो है मान लीजिए 13 से 18 साल, वहां पे समय बहुत कम है, तो कोशिश आपको यही करनी है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालिए जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं हो कैपिटल का। तो जैसे म्यूचुअल फंड की जो डेट ओरिएंटेड फंड रहते हैं, शॉर्ट टर्म डेट या इनकम अप्रूवल जो फंड है वो ले सकते हैं, और कुछ पैसा थोड़ा बैलेंस में आ सकता है। तो डेफिनेटली जिस स्टेज पे आप शुरू करते हैं उसको देख के आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है। चलिए, तो यहाँ पे तो बात होगी एसेट एलोकेशन की, लेकिन अपने बच्चों में आप फाइनेंशियल प्लानिंग की आदत या फाइनेंशियल मैनर्स कैसे डाल सकते हैं अभी से ही, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज योर मनी में हम कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हेमंत उस्तगी। हेमंत, ब्रेक पर जाने से पहले हमने एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन की चर्चा की, लेकिन अब यहाँ पे जैसे हम गोल के नजदीक आ रहे हैं तब किस तरह के बदलाव पोर्टफोलियो में या आपकी इन्वेस्टमेंट में जरूरी हो जाते हैं? आई थिंक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, स्पेशली जब हम ऐसे गोल्स की बात करते हैं जहां पे हमें बड़ा पैसा चाहिए और जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले बात की कि सही तरह का एसेट एलोकेशन से आप शुरुआत कीजिए। फिर आपने एक टाइम होराइजन बनाया, मान लीजिए आपका टाइम होराइजन है 15 साल। अब आप 15 साल तक वेट नहीं करेंगे इक्विटी में, क्योंकि उस समय पे अगर मान लीजिए आपको पैसा लगेगा, और जैसा मैंने पहले भी शो में कहा था कि पहली बात तो ये कि आपको पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं लगेगा। आप अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हो सकता है 3 से 5 साल में आपको पैसा लगेगा, तो पूरा का पूरा पैसा आपको पहले वो एस्टिमेट करना है कितना आपको हर साल में लगेगा। फिर जैसे आप अपने टाइम होराइजन कंप्लीशन के नजदीक पहुंचते हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि धीरे धीरे जो पैसा आपको रिक्वायरमेंट है पहले साल में, वो 1 या 2 साल पहले आप इक्विटी से निकाल के जो सेफर ऑप्शन है, जैसे डेट म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म डेट फंड है, ऐसी ऑप्शन में डाल दीजिए, ताकि जो गेन्स आपने इतने सालों में बनाए हैं उसको आप प्रोटेक्ट करें। आखिर समय तक आप वेट मत कीजिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल हो सकती है। मान लीजिए 10-20% अगर मार्केट गिर गया तो जितनी आपने मेहनत की है उसका जो काफी हिस्सा जो है वो निकल जाएगा वहां पे। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे अपने टाइम होराइजन कंप्लीशन के नजदीक पहुंचते हैं उसका जो भी हिस्सा आपको चाहिए असेस करके आप उतना पैसा 1 या 2 साल पहले ही निकाल के आप डेट ऑप्शंस में डाल दीजिए। वहां भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी ऑप्शन में डालिए जहां पे एक तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता रहे और रिटर्न जो है टैक्स एफिशिएंट हो। इसलिए जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड की जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, इस तरह की ऑप्शन जो है उस स्टेज पे काफी अच्छी रहेंगी। ये तो हम गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी के लिए। कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं जो बच्चे खुद बड़े होने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, जो माँ बाप पहले से उनके लिए जारी रख सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आपने किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट को असेस किया है। अगर आपने असेस किया है उससे ज्यादा आपका कॉर्पस बनता है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो पैसा बचता है, एक तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी हैं जैसे हमने पीपीएफ की बात की, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, आप देख लीजिए कितना पैसा बचता है, या कुछ ऑप्शन ऐसी हैं जिससे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हेमंत, पैसा कमाना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगती है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों में पैसों की वैल्यू को समझाना, वो समझ उन्हें देना, ताकि आगे चल के वो उसको वैल्यू करे और उसका यूज समझे। तो यहाँ पर अच्छा सेवर कैसे बनाया जा सकता है अपने बच्चे को? कैसे इस तरह की आदतें बचपन से ही उनमें डाली जा सकती है? देखिए, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने उठाया है यहाँ पे। हम ऐसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे बहुत जरूरी है कि बच्चे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को समझें। उसका कारण एक ही कविता कि हम ऐसे समय में हैं जहाँ बच्चों को लगता है कि शायद जो पैसा जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसका कारण यह है कि अपने पेरेंट्स को देखते हैं एटीएम से पैसा निकाला, क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद लिया। तो आई थिंक बहुत जरूरी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को समझाएं कि ये पैसा इतना मिलना आसान नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि बच्चे अपने आसपास जो चीजें होती हैं उससे बहुत सीखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है और ये इंश्योर करना है। जैसे आप किसी पेरेंट्स से बात कीजिए, वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों में अच्छे मैनर्स हों, बच्चों को सेफ्टी के बारे में सिखाया जाए। लेकिन जब अगर फाइनेंस की बात आती है तो बहुत कम पेरेंट्स हैं जो उस पर ध्यान देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हमने समझ लिया कि बहुत जरूरी है, करें कैसे इसको? आदतें किस तरह की डालनी? देखिए, सबसे पहले ये है कि बच्चे को, जो आप अगर फैमिली का बजट बनाते हैं, वहां पे उसको इन्वॉल्व करना शुरू कीजिए। उनको समझ में आएगा कि कितना पैसा घर में आ रहा है, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है। और आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे कि छोटेपन से अगर बच्चे को ये समझ में आएगा कि मेरी एजुकेशन पे इतना खर्चा हो रहा है, तो शायद वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, शायद वो ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
समझें कि उनको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो शुरुआत से कीजिए, और ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपने अगर बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया अपने बजटिंग में तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं और आप खुद अगर डिसिप्लिन नहीं रखें तो वो भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक वहां से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे उनको समझाइए, बिल्स दिखाइए उनको किस तरह से बिल्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में उनको इंक्लूड कीजिए, उनको समझाइए कि डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या होती हैं, इक्विटी क्या है, डेट क्या है, गोल्ड क्या है, किससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बचपन में बहुत ज्यादा तो समझेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे, उनका एक बैंक अकाउंट खोल दीजिए तो वो उनको थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलेगा। दूसरा, अगर एज ए किड अगर आप उनका पैसा थोड़ा इक्विटी में लगाते हैं तो उनको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, आप उस समय पे सीरियस इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन जब आप सीरियस इन्वेस्टर बनने की एज में आएंगे, क्योंकि आप 12 साल की उम्र से इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हैं, तो जब आप सीरियस इन्वेस्टर बनेंगे तो आपका जो कंफर्ट लेवल एसेट क्लास है बहुत होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब उसके कंपैरिजन में देखिए, आपने बचपन में कुछ नहीं किया, 30 साल की उम्र में आप किसी को बोलिए इक्विटी में पैसा लगाइए, बोलेंगे नहीं हमको बहुत डर लगता है, हम नहीं लगाएंगे इसमें। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से शुरुआत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को सिखाने की वो ये है कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू कीजिए। वही पेरेंट्स को उनको बताना है कि हमने आपके लिए किया, और आप भी जब कमाना शुरू करें तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा, तभी आप एक अच्छी खासी वेल्थ बना पाएंगे। यहाँ पर एक और सवाल बैंक अकाउंट्स को लेकर है। कई तरह के ऑप्शन यहाँ बच्चों के अकाउंट के लिए हम देख रहे हैं, तो इन्हें अपनाना बहुत जरूरी है अगर इस तरह की हैबिट बच्चों में डालनी। मुझे लगता है बिल्कुल, ये जो हमने बजटिंग की बात की वो थ्योरेटिकल है, उनको समझ में आ रहा है। अब आप कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे उनको, जो पैसा उनको पॉकेट मनी मिल रही है, अब उनको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा पैसा बचा लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए। अब इन्वेस्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, उनका बैंक अकाउंट खोल दीजिए। जब जितना वो कंफर्टेबल होंगे बचपन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से डील करने में, उतने अच्छे वो इन्वेस्टर आगे जाके बनेंगे, उतनी ही वो फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे। पॉकेट मनी की बात करते हैं, यहाँ पर बच्चों को हम पॉकेट मनी देते हैं, उन्हें उनका सही इस्तेमाल करना कैसे सिखाया जाए यहाँ पर? देखिए, जैसा मैंने कहा वहां पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है। अब बच्चों को आप पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है पूरा पैसा तो वो बचाएंगे नहीं, कुछ पैसा तो अपनी मर्जी से खर्च करेंगे और करने देना भी चाहिए। बट जैसा मैंने कहा, अगर वो इन्वॉल्व होते हैं पूरे इस प्रोसेस के अंदर तो उनको समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हम बचाएं तो मान लीजिए अपने पॉकेट मनी से कुछ चीज उनको खरीदनी है बाद में, तो उसके लिए उनको थोड़ा पैसा बचा के रखना पड़ेगा। वो ये कहां से सीखेंगे? जब वो फैमिली के साथ बजटिंग में सीखते हैं तो बजटिंग की वैल्यू समझेंगे, सेविंग की वैल्यू समझेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझेंगे। तो आई थिंक एक प्रोसेस है, बचपन से आप शुरुआत करेंगे, जैसा मैंने कहा उतना जल्दी आप समझेंगे, उतना आगे जाके आप फ्यूचर में उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और इसी तरह की आदतों की वजह से हो सकता है कि बच्चे अपने गोल्स डिफाइन करना भी जल्दी शुरू कर दे, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट हैबिट भी एक तरह से शुरू हो जाए। बिल्कुल कविता, आई थिंक हमेशा कहते हैं बचपन में जो आपने देखा बड़े होके वही करेंगे। आपका जो एनवायरमेंट है आपके इर्द गिर्द जो है, जो आप देखते हैं आपकी फैमिली में हो रहा है, वही सब देख के ही आप आगे करते हैं। तो अगर देखते हैं कि फाइनेंशियली अगर फैमिली आपकी डिसिप्लिन है और ये चीजें आपने बचपन से देखी हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप बड़े होके उससे कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। तो मुझे लगता है बचपन से अच्छी आदतें डालना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ये सिखाएं उनको। लेकिन यहाँ पे भी जैसा मैंने पहले कहा, शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं आप उम्मीद कर सकते कि 1 या 2 साल में वो सीख जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिंपल प्रोसेस है लेकिन थोड़ा इलेबोरेट है, उसको समझने में समय लगता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो डिफरेंट एसेट क्लासेस है उसके बारे में क्या समझ है, उसमें क्या रिस्क है उसके बारे में क्या समझ है, और आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, वो सब समझने के लिए समय लगेगा। लेकिन आई थिंक जितना जल्दी शुरुआत हो उतना ही ज्यादा बेहतर है। यहाँ जाने से पहले आप कोई खास फंड्स के नाम बता सकते हैं जहां दर्शक अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? किसी तरह की यूलिप पॉलिसीज के नाम बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एसआईपी जो है इक्विटी फंड जो लॉन्ग टर्म में, वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो यहाँ पे कुछ फंड्स हैं, जैसे देखा जा सकता है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई का डायनामिक फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड है, यूटीआई अपॉर्चुनिटी। जैसा आपने कहा 6 से 12 साल की उम्र में आप थोड़े बैलेंस फंड को भी देख सकते हो, तो वहां पे आप एक जो फंड है आपका जो बिरला का जो 95 फंड है, आईसीआईसीआई बैलेंस फंड देख सकते हैं, या मैग्नम का बैलेंस फंड देख सकते हैं, और एक एचडीएफसी प्रूडेंस। तो इस तरह के जो फंड है उनमें से आप सिलेक्शन करके अपना एटलीस्ट प्रोसेस को शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, और जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द आपको शुरुआत करनी है अपने बच्चों के गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा 2 ही डिस्कस किए हैं, लेकिन कई तरह के शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं जिनके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जितने भी फंड्स आपको बताए गए हैं यहाँ पे हिम्मत के जरिए, उनमें जल्द से जल्द अपना निवेश करना शुरू कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत आज इस खास शो पर आके चर्चा करने के लिए। योर मनी की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।